इंट्रो में चलाना था यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, अदालती और सियासी महाज मुसलसल गर्म है और हर तरफ हम देख रहे हैं कि हर आने वाला दिन जो है वो कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें और कुछ सियासी महाज आराई को मजीद बढ़ा रहा है। हर तरफ से इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगा रही है, अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है जनाब हुकूमत पर। लेकिन इस सारी लड़ाई के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो मुल्की इदारों का हो रहा है। मुल्की इदारों को मिलान करने की कोशिश की जा रही है, अदलिया को मुतनाज़ किया जा रहा है। अब हालिया एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मंसूब एक मुबैना जो ऑडियो टेप है उसका हम देख रहे हैं कि हर तरफ चर्चा है। आज हमने देखा मरियम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये पूरी एक चार्जशीट है जनाब साकिब निसार साहब के खिलाफ। साथ में उन्होंने कहा कि ये जनाब सबूत हैं, पहले राना शमीम साहब का एफिडेविट और इसके साथ साथ अभी दोबारा से ये ऑडियो टेप का मंजर आम पर आना ये साबित करता है कि हमारे खिलाफ किस तरह से साजिश की गई। और अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पर अहम ये भी है कि हम देखते हैं कि हर तरफ से बात हो रही है, तज़किरा भी हो रहा है और अदालतों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आला अदलिया इस तमाम तरह मामले पर नोटिस ले, लेकिन कोई भी इस मामले पर अदालत जाने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और दिलचस्प चीज़ देखने में सामने आई कि एक ऑडियो क्लिप हम देख रहे हैं कि बड़े दिनों से गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पर मरियम नवाज साहिबा का। पहले आपको सुनवाते हैं कि वो ऑडियो टिप। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा जो क्लिप है वो बड़े दिनों से गर्दिश कर रहा था कि कुछ चैनल्स का, प्राइवेट चैनल्स का नाम लिया जा रहा था कि किस तरह से मरियम नवाज साहिबा हुक्म दे रही हैं कि इश्तिहारात नहीं चलाने और आज उनकी जानिब से किस तरह से एतराफ़ किया गया। सुनिएगा जरा। मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहती हूँ कि जरूर इसका ऑडिट कराएं, जरूर अपने आप को कानून के सामने पेश करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। अगर ऑडियो झूठी निकली तो आपको हर्जाना मिलेगा, फिर आप उससे जाएं और बनाएं जितने डैम आपने बनाने। तो फायदे की बात है ना, लेके जाएं कोर्ट में, खड़े हों, शहादत दें, क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने आएं और बताएं लोगों को कि ये झूठ है और जो पैसे मिले उसका डैम बनाएं जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे। तो जनाब, ये कुछ इल्ज़ामात थे जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से लगाए गए और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि एक ऑडियो टेप गर्दिश कर रही थी, इसका आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा एतराफ़ भी किया। बहरहाल सारे मामलात पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है जनरल रिटायर अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जनरल साहब, आपने भी देखा कि आज मरियम नवाज साहिबा ने किस तरह से एतराफ़ भी किया और ये कहा कि मेरी तरफ से ये हुक्म दिया गया। कुछ टीवी चैनल्स के हवाले से उन्होंने नाम भी लिए कि इनको इश्तिहारात नहीं देने। तो जनरल साहब, मेरा सवाल ये कि आपकी जमात खासकर मरियम नवाज साहिबा ने तो पूरा एक बयानिया बिल्ड किया हुआ है कि इस हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाई जा रही है, मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। तो सर, आप इसको जस्टिफाई करें कि आज जो इन्होंने एतराफ़ किया है मरियम नवाज साहिबा ने कि मीडिया का गला तो आपकी हुकूमत में भी जिस तरह से हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे वो आज एतराफ़ भी सामने आ गया। देखिए, मैंने विद ऑल ऑनेस्टी मरियम की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मैंने क्लिप्स बाद में देखे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने देनी मौजू समझी वो दी और उसके बाद अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो वो स्पोक्स पर्सन मरियम औरंगज़ेब हैं, वो उसको एक्सप्लेन करती रहेंगी। बट जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो ये है कि आज जो हमारी प्रायोरिटी है वो तो ऑनेस्टली ये होनी चाहिए कि एक पार्लियामेंट के वकार को बहाल करें। ये जो हमारे बिग विग्स हैं हुकूमत के अंदर भी और अपोजिशन में भी, इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को पोटेंट बनाएं और नंबर 2 रिवाइवल ऑफ इकानमी के ऊपर मिसाके मईशत करें जो शहबाज शरीफ साहब ने सजेस्ट किया था, और नंबर 3 कलेक्टिवली रिफॉर्म्स करें और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर जुडिशल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और उसके बाद आप कंसंट्रेट करें एग्रीकल्चर रिसर्च। आज मैं चाइनीज़ एम्बेसडर से मिला तो वो ये कह रहे थे कि एग्रीकल्चर इज़ इन एन इंडस्ट्री एंड ही वाज सेइंग कि मुझे यहाँ से किसी फ्रेंड ने एक सेबों का क्रेट भेजा है और वो कहते हैं कि ऑनेस्टली मैंने जब वो खोला तो वो पाकिस्तान के सेब थे
ना उनका साइज यूनिफॉर्म था, ना उनका कलर यूनिफॉर्म था। वो कहते हैं इन चीज़ों को आपको अगर सेल आउट करना है तो एग्रीकल्चर में बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री है। मैंने उनको पॉइंट्स हाईलाइट किए अबाउट टूरिज्म के प्रमोट करने के लिए और प्लस सीपैक को आगे चलाने के लिए। आई टेल यू दीज आर आवर प्रायोरिटीज। लेकिन हमारी अटेंशन ये चीजें ले जाती है कि अहम तरीन जो अवामी मसले हैं जैसे गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिनका आपने भी तज़किरा किया, हम देखते हैं कि इनका किसी को इदराक नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि हर कोई चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, सारे अपने अपने मुफादात की जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। हालिया सर जिस तरह से अदलिया को मिलान करने की कोशिश की जा रही है, अदलिया के फैसलों को मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है, आज हमने देखा मरियम नवाज साहिबा ने फिर फौज पर बड़ा खुलकर तनकीद भी की, तो आपको सर नहीं लगता कि ये इदारों को अगर बदनाम किया जाता है, अदालतों को मिलान किया जाता है, तो ये अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं? सर आप तो बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं पीएमएल का, सर आप मशवरा नहीं देते उनको? नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने अदारों को प्रोटेक्ट करना है। मतलब इसमें तो यानी ना हमें कंट्रोवर्शियल बनाना है आर्म फोर्सेस को और ना जो आपकी जुडिशरी है। लेकिन आप ये देखें कि माजी के अंदर अभी आप जुडिशरी की बात करते हैं कि चीफ जस्टिस की ये टेप आई है तो ये गुनाह तो नहीं हो गया। आप देखें कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जस्टिस मुनीर ने नजरिया ज़रूरत दिया जिससे सब चीज़ें डिरेल हो गई मौलवी तमीज़ुद्दीन के उस केस के ऊपर। नंबर 2 आप देखें कि जस्टिस नसीम जो हैं नसीम हसन शाह साहब ने टीवी पे आके अंदाजा करें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट माने कि जी हमने ये जो है जबरदस्ती किया, भुट्टो साहब को गलत बिठाया। आप फिर देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में चीफ जस्टिस इरशाद हसन थे। ये ज़मीर का वो जलसा तो बाद में क्यों आता है? आप देखें कि उन्होंने मतलब है कि ना सिर्फ ये कि 3 साल की एक्सटेंशन दी बल्कि कहा कि आप आइन को भी बदल लें और वो किया। फिर आप ये देखें कि ये गिलगित बल्तिस्तान से इससे पहले वो शहबाज शरीफ साहब की सर मलिक क़यूम से साहब से जो ऑडियो टेप, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक रियलिटी है। और अभी अगर साकिब निसार साहब का देख लें कि साकिब निसार साहब एज ए चीफ जस्टिस वी रिस्पेक्ट हिम, हम कोर्टों को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन भी सुओ मोटो और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन थे विजिटिंग हॉस्पिटल एंड ऑल दैट, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन के लखों खा केसेस पेंडिंग हैं उनको ठीक किया जाए या जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ गवर्नमेंट को लाया जाए, वो करते रहे। डैम का फंड जमा किया, वो किया। अभी ये जो एलिगेशन है ये मैं बिल्कुल कहूंगा और मैंने मरियम को भी इस बात पे सुना कि उसने ये कहा कि यानी ये जो साकिब निसार साहब जाएं और ये कोर्ट में अपने आप को क्लियर करें, उसका फोरेंसिक भी हुआ है उस चीज का, तो इसको आई थिंक, और अगर वो नहीं है तो कोर्ट को सुबह मोटो लेना चाहिए। बिल्कुल यही सवाल एहतशाम साहब की तरफ लेकर जो है। एहतशाम साहब, अब ऑडियो का तस्करा तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पहले ये कि इतने अरसे के बाद ये ऑडियो आपको याद क्यों है? जब केसेस पर बात हो रही थी तो तब सबूत के तौर पर पेश नहीं किए, और अभी भी बजाय इसके कि मीडिया पर आप अपना मुकदमा लड़े, आप इनको अदालतों में जाके सबूत के तौर पर दें। बस यही है ना, मीडिया वीडियो ऑडियो खेला जा रहा है। देखिए सवाल ये कि आज जिसका जनरल साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि मरियम नवाज साहबा के स्पोक्समैन जो है ना वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे जनरल साहब, उस पर तो उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया, कंसीड कर लिया कि मैं साकिब निसार की तरह मैं डिनाई नहीं करूँ कि ये जोड़ जाड़ के बनाएगी। ये जो ऑडियो जिनके बारे में वो कह रही है फलां चैनल को आपने ऐड नहीं देने। चलें, अब ये तो बड़ा और ये भी मान ली कि जब मैं अपना PMLN की मीडिया टीम चला रही थी उस वक्त की बात है, और उन्होंने मजीद बात नहीं की, उन्होंने कहा मैं फिर किसी और मौके पे बात करेंगे। अब सवाल जनरल साहब बड़ा अहम है कि अब देखिए ये भरमार हो रही है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, एक दूसरे को एक्यूज़ करना। और फिर अब मसला ये है कि भी ना तो PMLN अदालत में जा रही है, ना साकिब निसार साहब ने जाने की बात की है। हुकूमत ये कहती है, हुकूमत के एहलकार कह रहे हैं PMLN को कि जी आप ये सब कुछ अदालतों में क्यों नहीं लेके जा रही। अदालतें कहती हैं जी सू मोटो, PMLN कहती है सू मोटो ले लें आप। किसी ने कहा कि नहीं जी ये जुडिशल फोरम को इस्तेमाल करके बाकायदा कमीशन बनाना चाहिए, वो करें। मसला तो ये है कि आप अदालतों को क्यों डायरेक्ट फंसा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि धड़ाधड़ उन पर बोझ बढ़े। अगर किसी को कोई किसी का कोई ग्रीवेंस है तो वो सीधा अदालत में जाए, वहाँ जाकर रिलीफ ले। सबसे बड़ी बात जनरल साहब जो है कि मरियम नवाज साहबा ने जो डे 1 से वो कहती रही हैं, ये सबसे पहले जो पनामा की बात हुई, उसके बाद फिर जज अरशद मलिक मरहूम साहब की वीडियो जो उन्होंने बात की थी, वो आज तक उसको अदालत में पेश नहीं कर सकी।
भैया आपका इतना बड़ा अगर सबूत है तो आप अदालत में ले जाएं। यही बात आज उनके मुखालफिन भी कह रहे हैं और इंडिपेंडेंट मैं देख रहा हूँ तजियाकार भी 2 दिन से कह रहे हैं कि मरियम साहबा को चाहिए कि अगर साकिब निसार साहब वो खुद कह रहे हैं कि जी मैं उनको कोर्ट करनी है मरियम साहबा कि मैं क्यों अदालतों के चक्कर लगाऊं। भैया अदालतों के चक्कर लगवाएं आप उन्हें, अगर आपके पास इतने सॉलिड सबूत हैं, इतना कुछ आपके हाथ में है तो आप ले जाएं। तो जनरल साहब बुनियादी तौर पर माजरत के साथ ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि सिर्फ बयानबाजी ब्लेम गेम में जाना और पॉलिटिकल जिसको कहना चाहिए उससे चीज़ों को फ़ायदा उठाने की बात है। अदरवाइज आप देख लें। अच्छा दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत उसका एक ही काम रह गया कि रिएक्ट करना उनके लोगों का, एक्ट कोई और करता है वो रिएक्ट करते हैं। काश वो अगर एक्ट कर रहे होते बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया कि जिस चीज़ की ज़रूरत है आज टोटल कोलैप्स खुदा ना खास्ता होने जा रहा है हमारी सोसाइटी का, हमारे इदारों का, हर चीज़ खराबी की तरफ जा रही है। अब उसी कर कोई नहीं जा रहा। अब लगता है कि सबको सियासी तौर पे अपने मफादात जनरल साहब इतने अजीज़ हैं, चाहे पार्टी के लोग हैं चाहे ज़ाती बात है, उससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत एक ही मंत्र है कि जी आप रसीदें दे दें और जनाब अपनी जान छुड़ाएं, मनी ट्रेल दे दें। दूसरी तरफ यही आ रहा है कि जी हमारे साथ ये हुआ। आज जो मैं देख रहा हूँ कि चौथी मरतबा मरियम नवाज साहब ने वही बातें दोहराई हैं 80% तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। अरशद मलिक से शुरू होती हैं, फिर वो आती हैं जस्टिस शौकत अजीज साहब पे आती हैं, फिर राना शमीम पे आती हैं, फिर वो जनाब एक ISI के फॉर्मर चीफ हैं उनके ऊपर आ जाती हैं, वही उनकी बात कर रही हैं। भाई इन सारी चीज़ों का तो सोनिया बेहतरीन हल ये है, अगर आप समझते हैं कि जी आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग है तो बजाय इसके कि मीडिया में आप ट्रायल करें किसी का या गवर्नमेंट वाले मीडिया में किसी का ट्रायल करते हुए नजर आए, आप अपना नुक्ता नजर आला अदालतों में ले जाएं। अगरचे अदालतों में बड़ा बोझ है, बुनियादी तौर पर तो सवाल यह है कि ये मामला पार्लियामान में जाएं, वहां पे हल हो। ये पार्लियामान को डिसफंक्शन किया हुआ है दोनों तरफ से, मैं तो इल्जाम दूंगा गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी, PDM को भी। PDM भी आप देख लें 2 साल से एक ही है जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब दोबारा से उनको लगता है कि जी जान पड़ी है मुर्दे में उनके अब जिसमें, तो वो अब ये चाह रहे हैं कि जी सियासी फायदे उठाए जाएं। सवाल ये है कि दोनों तरफ से हरदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कंसीड करें, बड़े इशूज पे लेके आए। लेकिन एक चीज़ जनरल साहब प्रोसेस में आज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है कि इलेक्शन कमीशन के मामले में लगता है हुकूमत ने कंसीड करने का फैसला किया है और उनको कुछ लोगों ने मशवरा दिया जी लड़ाई मत लेके जाएं आगे, और उन्होंने फैसला किया जी नहीं लेके जाएंगे। फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपया 5 अरब रुपया भी देने का उनको फैसला किया जो बड़े अरसे से फंडिंग रुकी है। तो बज़वर्ड इसका सोनिया यही है कि जी ये सारे मसाइल आप रोजाना टीवी पे हमें बोलने की जो बात आप करते हैं, हाँ। आप मीडिया में मत करें, आप अपना केस लेके जाएं, जिसका भी बड़ा केस है अदालत में ले जाएं और मामले को जिसको कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये अखबारात के जरिए मीडिया के जरिए अपने नुक्ता नजर को आगे लेके जाना मेरा ख्याल है दोनों तरफ से कोई अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल जनरल साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो एहतशाम साहब ने भी कहा कि नुक्ता नजर अपना आला अदालतों में ले जाएं, मीडिया खेलना, मीडिया पर आकर बात करना, अपना मुकदमा मीडिया के आगे पेश करना, इससे तो फायदा कोई होने वाला नहीं अगर जेन्युइन फर्ज कर लिया जाए कि टेप है भी। वो देखिए अगर डिस्पैशनेटली इस चीज़ को देखें ना तो पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा उनके तो केसेस ऑलरेडी कोर्टों में हैं, दे आर ऑलरेडी इन दी कोर्ट्स, और वो तो अपने कोर्ट्स और हेयरिंग्स के ऊपर अपना वो प्रोसेसिंग हो रही है और वो फिर उनकी अपनी एक लीगल टीम है। एंड आई एम श्योर कि एट अप्रोप्रिएट टाइम वो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और वो लेके आएंगे। लेकिन आज अगर मोस्ट अफेक्टेड पर्सन है ना तो वो है आपके जो साकिब निसार साहब हैं जो एक्स फार्मर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। माजरत के साथ देखिए एक और जुडिशरी का अदारा है, एक और टेलीविजन ने भी उसको जिसका एक्सपोज किया है, जिस तरह बहुत वाज़ेह तौर पे आ गया कि 5-6 तकरीरें हैं उनको जोड़ ताड़ के तो सारा कुछ बनाया गया है। और वो भी आप देख लें बड़ी वाज़ेह तौर पे, जिस पे हमने देखा कि एतजाज अहसन साहब ने भी बड़ा उसको इसका बताया है कि जी किस तरीके से ये किया गया। चले जो कुछ भी है, मैं तो ये कहता हूँ जनरल साहब माजरत के साथ आपको मैं टोक रहा हूँ कि इसका सीधा तरीका ये है कि जी आप मरियम नवाज साहब इस केस को अदालत में ले जाएं बजाय इसके कि कहें जी सुओ मोटो लेने आप। नहीं, पॉइंट ये है कि दे विल टेक इट टू द कोर्ट एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन अभी अगर वो अपना केस लेके जाने में डिले करते हैं या अप्रोप्रिएट टाइम का इंतजार करते हैं तो इन द मीन टाइम डोंट यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट जैसे एक जलीलुल कदर अदारे को अपना दामन साफ करने के लिए क्लियर करना चाहिए, नंबर 1, एंड दैट कॉल्स फॉर ए सुओ मोटो। एंड नंबर 2, साकिब निसार साहब जो कि चीफ जस्टिस रहे वो फौरी तौर पे कहें कि जी ले आए, इसका फोरेंसिक भी जो कह रहे हैं आपने करवाया है, और अगर ये झूठा है तो सजा दी जाए वो राना शमीम साहब को और सख्त तरीन सजा हो, और अगर ये सच है तो इसकी अजाला जो है वो साकिब निसार साहब को आके जवाब देना चाहिए। हम इसको डाइवर्ट क्यों करते हैं? 2 साल हो गए ये जज मरहूम अरशद मलिक साहब की वीडियो जिसपे सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था, वो
उसको पेश कर देना, उसको नहीं पेश किया, 2 बरस हो गए। देखिए बात यह है कि बल्कि उनकी तरफ से आ रहा है मेरे पास और बहुत सारी वीडियो लोगों को डरा रही है। ये जो आर्गूमेंट है ना कि उस बार उन्होंने नहीं किया तो इससे क्या, देखिए वो तो अफेक्टेड पार्टी है इन द सेंस कि वो ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर हैं, उनको सजाएं हुई हैं, उनको बेल है और वो उनका प्रोसेस एक चल रहा है और वो चलता रहेगा। जनरल साहब ये कह रहे हैं कि सही टाइम आने पर अदालत में ये ऑडियोज और सबूत नवाज साहिबा बात कर रही हैं वो पेश की जाएंगी। पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जरा सुनिएगा नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा की जानिब से क्या कहा गया, मीडिया को इश्तिहार देने के हवाले से किस तरह से उन्हें एतराफ़ किया, सुनिएगा जरा। इस तरह की समा की न्यूज है, अब हमारा और पैट नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। अच्छा, और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, तो आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत पे आप वो उनको इश्तिहारात देने के काम में? देखिए वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहे। एहतशाम साहब, मरियम नवाज साहिबा की तर्जुमान की जानिब से भी बयान है, वो कह रही बहादुरी का मुजाहिरा किया है, बहरहाल एतराफ़ कर लिया उन्होंने। देखिए एतराफ़ कर ले, सब तरफ से लोग अपना अपना एतराफ़ कर लें तो मेरा ख्याल है मुल्क चलाने में जलसा आसानी हो जाएगी। सारे कंसीड करें अपनी अपनी गलतियाँ जहाँ भी हुई हैं, ठीक है, उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। मुझे याद है, मुझे वो वाक़या भी याद है कि एक महफिल की बात है, मजीद निज़ामी साहब मरून ने कहा कि जी बड़ा प्रेशर है लोगों को तनख्वाहें देने का, आपको एडवांस, तो नवाज शरीफ साहब ने 10 करोड़ रुपए के एडवांस उनको इश्तारात दे दिए थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। मरियम नवाज साहब तक बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया टीम चलाती थी वहाँ पे, वो सारी मीडिया टीम हैंडलिंग उनकी थी सारी की सारी, और इश्तारात देना करना कराना ये सब कुछ होता था। अब सवाल यह है कि जी इस तरह की बातें जो आज मरियम नवाज साहब मान रही हैं, माजी में भी हुई हैं, काश बाकी लोग भी माने जहाँ जहाँ जिसकी गलती है। असल बात इस सारे मामले में जनरल साहब है कि मुल्क का वक्त 74 साल ज़ाया हो गए। बिल्कुल, इन 74 सालों में हमसे छोटे छोटे मुल्क कहाँ से कहाँ चलेंगे। हमारी बहस, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना, सियासी माइलेज लेना, और ये एक अरसे से सिलसिला चल रहा है। हुकूमतें बनती हैं फिर टूट जाती हैं, किसी ने थोड़ा वक्त पूरा किया, किसी ने ज़्यादा किया। सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जिसकी तरफ आपने इशारा किया, काश बैठें चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, फैसला कर लें कि जी कश्मीर है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, इस पर हम कुछ जिसको कहते हैं फ़ायदा उठाने की बात नहीं करेंगे। हम ये मजहबी कार्ड जो इस्तेमाल किया जाता है, मज़हब के नाम पर लोगों को बेकाया जाता है, इसको हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। वन लाइनर सुनिए, सारे मामले का यही है। इस वक्त ऑनेस्ट जो है ना, मेरा ख्याल है अगर साकिब नसार साहब इस पे कोई नोटिस नहीं लेते तो मेरा ख्याल है जिनकी तरफ से ये दावा है उन्हें चाहिए कि उनको अदालत में प्रूफ करना चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है कि वो फिर जो समा की वीडियो आई है जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि गेम बनाई गई है, और क्यों बनाई गई है, वो मौसूफ बाहर जरा शॉर्ट मुझे आंसर देखिए, मैं जनरल साहब के पास जाऊंगी। इस सारे मामले का फायदा किसको हुआ, ये ऑडियोज का आना? देखिए फायदा तो सीधा फायदा तो हुआ तो नहीं है, लेकिन फायदा उठाने की जनरल साहब इसमें दो राय नहीं है कि PMLN कर रही है। PML मुसलसल कोशिश कर रही है कि ये अदालती महाज की लड़ाई वो सियासी महाज पे लड़े। अदरवाइज आप देख लें को मेरा ख्याल है 14-13 महीने हो चुके हैं ये एहतसाब का फैसला जो उन्होंने सजा का मरियम नवाज का उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब 18 महीने से माजत के साथ ये केस चल रहा है। एक हियरिंग हुई है, आर्गूमेंट शुरू हो चुके हैं। पिछली हियरिंग में भी जब कहा गया उन्हें कि जी इस पर बात करें, आर्गूमेंट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरे पास और कुछ बहुत कुछ है, वो और उन्होंने कहा जी और कुछ भी है तो अलहदा से आप अपना कोई रेफरेंस ले लें, कोई चीज़ बना लें, लेकिन इस पर बात करें। लेकिन वो भी वक्त गुजार रही हैं, टाइम ले रही हैं, सबको अंदाज़ा हो रहा है। कुछ लोगों का बड़ा मैंने देखा कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये तो बड़ा सॉलिड केस है, मरियम नवाज साहिबा की ज़मानत जो है वो कैंसिल हो सकती है। उन्हें डर लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर देगा, लिहाजा 2023 तक का इंतजार कर रहे हैं जब
कहा जाता है कि जी कोई और साहब बैठे होंगे तो उनके हक में फैसले होंगे। अच्छा जनरल साहब, इस पर बड़ी बात हो रही है। हमने देखा कि पहले राना शमीम साहब के हवाले से उनका एक एफिडेविट सामने आया, उनका एक बयान सामने आ जाता है। फिर आप देखें जब ये मामला अदालत में भी डिस्कस होता है तो अदालत की जानिब से भी कहा जाता है कि जिन जजेस के बारे में बात की जा रही है वो तो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, वो तो मुल्क में मौजूद नहीं थे। फिर बल्कि अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस भेज दिए। फिर अब दोबारा से ये ऑडियो लीक्स का मामला, और बड़े कानूनी माहिरीन भी ये बात कर रहे हैं, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया था कि 16वीं बार इल्तवा मांगा गया है मरियम नवाज साहिबा के केस में। तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, किसी ना किसी तरीके से जजेस को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है ना, नवाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज हो, दे फील कि दे हैव बीन विक्टिमाइज्ड। और आप ये देखें कि दी वे आप हम सब इस के गवाह हैं ना, 74 साल पाकिस्तान की तारीख है, हमने सब कुछ देखा। क्या इस तरह कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को आपने इतनी उजलत के अंदर रिमूव किया, फिर पार्टी से हटाया, फिर उसको पनिशमेंट दी, और ऑब्वियसली वो और फिर वो अपना केस लड़ रहे हैं। आप देखें कि 100 दिनों में या 120 दिनों में 150 पेशियाँ हुई। यहाँ पाकिस्तान में कत्ल के केसेस हो जाते हैं, 25-25 साल लोग किधर से किधर पहुँच जाते हैं। तो आप यू कैन स्मेल समथिंग कि इसके अंदर विक्टिमाइजेशन तो श्योरली हुई है। और फिर वो अदारे जो नैब का अदारा है मसलन, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप तो ये केस में हमारे पास लेके आए हैं, जब जमानत हुई शहबाज शरीफ साहब की या इस तरह, तो उनके खुद रिमार्क्स हैं कि ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये तो इंजीनियर्ड चीज़ें हैं। तो ये वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। ये एक देखिए, ये स्पेकुलेटिव है कि नून वाले इसके पीछे हैं और वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर राना शमीम की ये चीज़ गलत है तो कंटेम्प्ट के ऊपर आप बुला सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। और माजरत के साथ आप जरूर बात कीजिएगा, एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, हुकूमत भी यही कह रही है, बहुत सारे लोग भी बात कर रहे हैं कि PMLN की असल मुश्किल और परेशानी यही है, और जहाँ पे उन्हें किसी जगह पे भी उन्होंने आर्गूमेंट के ज़रिए नहीं साबित कर सके कि जी ये फ्लैश लंदन के हमने 4 कैसे बनाए, मनी ट्रेल कैसी हुई, कतरी खत, ये रोज़ाना सब कुछ होता है। तो एक इस आर्गूमेंट में तो जन साहब वजन है ना कि आप एक चीज़ बनाते हैं, एक आम आदमी को आपसे भी पूछा जाता है, मुझे भी पूछा जाता है, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये चीज़ कहाँ से बना ली, अरबों रुपए की कोई चीज़ बन गई है, तो आप उसको बताने में अगर नाकाम है, तो अगर इन बातों पे आपको सजा मिली है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप आला अदालतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते। देखिए, पॉइंट ये है कि ये तो बात ठीक है कि आपके पास जो एसेट्स हों उसका रिकॉर्ड और बैकअप आपके पास होनी ज़रूरी है, लेकिन अभी ये नवाज शरीफ साहब का केस तो अदालती एक प्रोसेस से गुजर रहा है ना, और उसके ऊपर वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और दे कोर्ट से कि नहीं जी ये इसका सबूत नहीं आया, तो ये फैसला कोर्टों ने करना है ना। हम टॉक शोज के अंदर बैठ के या गली मोहल्लों में बैठ के तो किसी को वी कांट बिकम जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूटर। यहाँ तो दुख की बात यह है कि अपने हम गुनाह छुपाते हैं और दूसरे को हम लाइमलाइट में देके तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप ये देखें कि कितने और केसेस हैं जो हुकूमत की विंग्स के नीचे लोग बैठे हुए हैं। किधर था ये, देखें वो केस था नेशनैलिटी का, वाडा साहब को उधर से उठाया उधर ले गए। इसी तरह और फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, बहुत से BRT ये वगैरह। आई थिंक कि आप अक्रॉस दी बोर्ड अगर इंसाफ करें ना, तो अज़र ईमान मैं आपको कहता हूं कि नोबडी विल हैव सिंपैथी विद एनी पर्सन जो कि प्रूव हो गया है कि ये वाकई इसने ये गलती की है। लेकिन इसका फैसला अदालतों को करें। सुप्रीम कोर्ट इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है, और बहुत सी आपके रिमार्क्स आपके सामने आए हैं। तो अभी इस प्रोसेस को चलने दें। मतलब लेकिन एक चीज तो जनरल साहब तय हो गई ना, एक चीज तो फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी है कि नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने सादक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया, उसके मुकाबले में इमरान खान को सादक और अमीन डिक्लेयर किया। गलत या सही हम नहीं, हम तो कहेंगे जी आला अदालतों के फैसले सही फैसले। आज मरियम नवाज साहबा ने उनको झूठा साबित करने के लिए बड़ा जोर लगाया, पता नहीं क्या क्या कहा। एक तरफ वो कह रही थी कि आला अदालतों पे हमें बिल्कुल जिसको कहते हैं एतमाद है, दूसरी तरफ उसी अदालत ने किया है ना कि जी सादक अमीन डिक्लेयर किया, और वो कह रही हैं कि जी 20 साल के जनाब बैंक रिकॉर्ड कैसे आ गए। भी लंदन में, पाकिस्तान में तो हेरा फेरी हो सकती है, लंदन में नहीं हो सकती। वहाँ से 20 साल के बैंकों के रिकॉर्ड अगर लेके आया, वो किस तरीके से क्रिकेट खेल के पैसा बनाया, सारे उन्होंने रिकॉर्ड दिए। तो आप इसको क्यों कंट्रोवर्शियल जलसा बना रहे हैं? ये तो एक ओपन एंड शट केस है ना, सेटल हो गया कि आपको
आप ना माने, वो कहते हैं अदालतों के फैसलों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप ना माने, लेकिन नवाज शरीफ साहब को सादिक अमीन डिक्लेयर नहीं किया गया, इमरान को किया गया। अब उसको वो कह रहे हैं कि नहीं आपने गलत किया, आज अदालतों ने गलत किया। तो ये मेरा ख्याल है डबल स्टैंडर्ड है। एक जाली कतरी खत पेश करते हैं सर, कैलेबरी फंड, जाली ट्रस्ट डीड, ये भी तो जो कोर्ट्स के फैसले हैं उनके ऊपर रायजनी का हर पाकिस्तानी को हक है। आई एम श्योर कि अगर इमरान खान साहब भी, आई एम श्योर वो नमाज भी पढ़ते हैं और बहुत से मतलब उनका अकीदे बड़े स्ट्रांग हैं, उनसे भी पूछें कि आप क्या सादिक और अमीन हैं। आई एम श्योर ही विल आल्सो से कि मैं एक हम्बल इंसान हूँ। सादिक और अमीन शायद ही कोई होगा बंदा, हम सब अपने गिरेबानों में देखें तो कोई भी नहीं कह सकता। हाउएवर कोर्ट ने एक फैसला दिया और कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस ने फैसला दिया जिसके मुतल्लिक अभी ये रिपोर्ट सामने आ गई है, और ये रिपोर्ट जो है ये एक जर्नलिस्ट ने इनिशिएट किया है, इसका फोरेंसिक हुआ है। उसके अंदर वो कहा गया है, ये साकिब निसार साहब तो खुद कह रहे थे कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, और अभी जो है वो पता चला कि नहीं जी आवाज़ तो नहीं की है। इसलिए 6-7 वीडियो जुड़ी है ना सर, जी जी 6-7 वीडियो जुड़ी है, लेकिन 6-7 जोड़ के भी आवाज़ अगर उनकी तो उन्हीं की आवाज़ है ना, जो भी है। लेकिन अगर सर एक वैसे माजूर के साथ मैं और एहतशाम साहब बल्कि देख रहे थे, एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है, ऑडियो नवाज शरीफ साहब से मंसूब, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने करप्शन की है, हाँ पानामा में मेरा नाम आया, तो ठीक है। तो सर क्या कुछ नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है, उसको फोरेंसिक करना चाहिए ना। ये तो एक चीज करने की जरूरत है। देखिए ना, अब सादिक अमीन वाला मामला भी किन्होंने किया, ये पॉलिटिशियन ने किया ना। ये 18वीं तरमीम में 62 और 63 जो जियाउल हक ने डाला था, ये खत्म करवा देते, लेकिन उस वक्त नहीं किया। नैब के भी पर काटे जा सकते, नहीं किया। प्रोवेंशन ऑटोनॉमी का रोना सारे रो रहे हैं कि बहुत ज्यादा दे दी गया है, बेड़ा गर्क हो गया। तो ये चीजें आज प्राइवेटली भी और अदरवाइज भी पीएमएलएन भी और पीपल्स पार्टी कहेंगे रिग्रेट करती नजर आती है कि भी इस मामले को हमें खत्म करना है। 62, 63 और नैब ऑर्डिनेंस को, जिसको काला कानून कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को आपको याद होगा, बार बार बात आती है, जनरल साहब गिरफ्तारी से पहले आखिरी पेशी भुगत के आ रहे थे, किसी ने कहा जी ये काला कानून है, सब कहते हैं इसको तब्दील ना कर दें। उनका बड़ा मार का तुला जुमला, उन्होंने कहा हमने तो भुगत किया, बाकी इसी पॉइंट पर एक ब्रेक लेते हैं और मैं जनरल साहब से रूल लूंगी। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी जनरल साहब। ब्रेक पर जाने से पहले एहतशाम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब से किसी ने पूछा जब वो पेशी भुगत के आ रहे थे कि नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हमने भुगता, अब दूसरे भी भुगते हैं। तो इस पर जरा कमेंट करें, फिर हम चलते हैं। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने ये लाइटर मूड में ये बात कही होगी कि अभी हमें रगड़ा दिया, अभी हम आपको रगड़ा दे दें, लेकिन आई डोंट थिंक सो। सुने मेरी बात, आई डोंट थिंक सो कि ये कभी होगा ऐसे। अगर हमें तहरीक इंसाफ के रवैये पे और नैब के रवैये पे हम मोतरज़ हैं, तो अल्लाह करे अगर जब हमें मौका मिले मुल्क की खिदमत करने का, तो हम कभी भी उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक बेहतरीन निज़ाम आगे लाएंगे। लेकिन अभी भी मौका मिले, 20 साल तो हुकूमत की देखें नहीं, ऑफ कोर्स 20 साल हुकूमत की है, 20 साल हुकूमत की है, मुल्क को बहुत कुछ दिया है, आप उसको तो भूल नहीं सकते। मतलब आप देखें हर चीज़, आप कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप इस्लामाबाद का एयरपोर्ट देखें, आप बड़ी बड़ी मोटरवेज देखें, आप मानसेरा या सवात की तरफ देखें, टनल्स को देखें जो बनी हुई हैं, और ऑनेस्टली ये बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है। आपका ये जो एनर्जी के क्राइसिस थे, ये जो पावर हाउसेज हैं, श्याम आप यकीन, इट वाज ए नाइटमेयर, इतना ये आपको ये लोड शेडिंग हो रही थी, ये सारी चीज़ें हुई हैं। दैट इज़ वाई कल भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि इन्होंने तो 30,000 अरब लोन लिया है और हम जो है वो किधर लगाया है, तो इधर ही लगाया है, और ये 30 ट्रिलियन तो इनका लगा है, और आपका ये 70 सालों में था, आपके इन 3 सालों में 15,000 अरब लगा है, वो किधर गया है, वो किधर लगा है। और अगर किसी को डाउट है ना, तो ले इसकी इंक्वायरी कराएं और पता कहाँ कहाँ क्या लगा है, और लटकाएं सबसे ऊंचे खंबे से जो लगा। माजरत के साथ एक जुमला मुझे याद आ गया जनरल साहब, देखिए ये करप्शन इतने टॉप लेवल पे चली गई है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सिंध हाउस की रिफर्बिशिंग का काम होना था, वहाँ पे जो उसका केयर टेकर था, कोई शरीफ आदमी था, उसने कहा जी 5 करोड़ रुपये में ही सारा कुछ हो जाएगा। उससे उन्होंने कहा कि नहीं, ये होगा 64 करोड़ रुपये में, और उसको उन्होंने आज 3 साल से बंदा OSD है वो, और वो जनाब 64 करोड़ रुपए का हुआ, और
काम वही 5-6 करोड़ का था, बाकी लोगों की जेबों में गया। तो ये को खाने का कल्चर जो है ना, ये तो आप देख लें, सजाएं सख्त हों और उसके ऊपर। दूसरा मैं ये कहता हूँ ना, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अब इनकी बारी है, वो मेरे ख्याल है हुकूमत ने बड़ा सीरियसली लिया, तो वो नैब का ऑर्डिनेंस और कानून बना दिया कि हमारे ऊपर हाथ ना पड़े। ये तो वही है ना जो NRO उन्होंने अपने तौर पे दिए कि कल तक ये बिल्कुल इनके विंग्स काट दो ताकि हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना करें। बट होना ये चाहिए कि अगर नैब का अदारे को बनाया है तो वो करप्शन को कम करने के लिए है, उसको दयानतदारी से, ईमानदारी से इस्तेमाल करें। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ये ठीक ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तो फिर आई एम श्योर कि सोल सर्चिंग की जरूरत है। क्यों नहीं? एहतशाम साहब, हमने देखा PTI जब गवर्नमेंट में आई तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा एहतसाब था, लेकिन सर आपको लगता है कि 3 साल गुजरने के बाद अब मेरे ख्याल से वजीर आजम को भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान में एहतसाब करना इतना आसान नहीं है, खासकर ताकतवर जो हल्के हैं उनका, और उसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं कई बार। देखिए सुनिए, एक चीज ऑन रिकॉर्ड जो प्राइम मिनिस्टर ने किया बड़ी अहम है, वो जन साहब उन्होंने किया है कि नैब को मैं कहूँगा कि आप अपने नए नए केसेस मत खोलें, जो पहले से केसेस चल रहे हैं उनको आप मंतकी अंजाम तक लेके जाएं, जो कि नहीं जा रहे, कोई रेफरेंस नहीं बनना, किसी के खिलाफ कुछ नहीं। अभी लेटेस्ट बार बार बात होती है, खुशी शाह साहब जो है अपोजिशन लीडर थे जो पीपल्स पार्टी के, 2 साल के बाद उनको जमानत मिली है, बड़ी सीरियस किस्म की आपने देखा, अब नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक्सरसाइज भी किया गया कि जी एक भी आप सबूत नहीं ला सके। तो सवाल तो यह है कि जी नैब की वजह से जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई हैं, हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा हुई हैं, तो मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए। अदरवाइज तो फिर देखें ना, अदालतें भी कह रही हैं, लोग भी कह रहे हैं कि जी वन साइडेड ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। जो आपके बंदे, जिस तरह जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, आपके लोगों पर इल्ज़ाम थे, वो केसेस ख़त्म हो गए, परवेज़ खटक वाला भी दाखिल दफ्तर हो गया, BRT भी ख़त्म हो गया, इस तरह फैसल वाडा। और तो बात तो यही है ना कि भी उनको भी आप लेके साथ चलें ताकि अकाउंटेबिलिटी लोगों को नजर आए कि जी ये सबके साथ एक जैसी हो रही है। जी देखें, आप अगर इसी बयान को देखें, प्राइम मिनिस्टर के कि नए केसेस ना खोलें, पॉइंट ये है कि यू कांट स्टॉप दिस, प्राइम मिनिस्टर कांट से दिस के नए केसेस ना खोलें, दैट मीन्स कि आप हमारे केसेस ना खोलें। पॉइंट ये है कि हमारे नहीं, उनके नहीं उनके भी देखिए, अभी तो जो केसेस अगर दयानतदारी से नैब काम कर रहा है तो केसेस तो वो खुलेंगे ना जो अभी करप्शन के हैं, क्योंकि आप करप्शन एक नाच और ऊपर चले गए हैं। आपको पता है ना कि इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी की वो रेटिंग है उसके अंदर और वर्स्ट हो गया सिचुएशन, एंड इट इज बैड की तारीख में नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते, आप उनको ये कहें कि खुदा को जान देनी है, अल्लाह को हाजिर नाजर करके कोई बंदा भी इन्वॉल्व। आपने मदीना की रियासत की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो हाथ कटेगा। तो ये आप क्या किसको फ्रॉड कर रहे हैं और किसको आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप अगर अक्रॉस दी बोर्ड बाखुदा ये करते ना तो कोई सिंपथी किसी कन्विक्ट के साथ या किसी भी जो बंदा है जो इन्वॉल्व है उसके साथ नहीं होती। हुकूमत सर कहती है मजबूरियां बहुत ज्यादा हैं, इत्तेहादी ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ब्लैकमेल हो रहे हैं ना, तो हुकूमत छोड़ देना। मेरा ख्याल है फौरी तौर पे जो करने वाली बात है जनरल साहब की, जिन चीज़ों पे कंसेंसस हो सकता है उन्हें करें। नैब के वाले से, ऑर्डिनेंस चेंज करने के वाले से बातचीत होती रही, फिर कहा गया जी NRO मांग रहे हैं 30 पॉइंट पे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। होना यही चाहिए कि जिसमें जिन चीज़ों पे पेशरफ्त हुई थी उनको आगे लेके जाया जाता है ताकि ये इस अदारे को कंट्रोवर्सी से बचाया जाए, वरना तो फिर लोग कहेंगे जी से बंद करें, केसेस FI के पास चले जाएं। तो इसी अच्छा एक और अहम बात जो आपने की है जनरल साहब, वो देखें कि नैब की केसेस की वजह से आज हुकूमत खुद हाथ उठा चुकी है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग उनका साथ नहीं दे रहे, कोई बंदा कोई साइन नहीं करने के लिए तैयार, केस को हाथ लगाने के लिए तैयार, उसकी वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी केसेस नहीं खत्म होते। तो मेरा ख्याल है बेहतर तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जी आपके ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करेंगे, सिविल सर्वेंट को क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को अंदाजा हो गया कि बहुत सारे काम हुकूमत के नहीं हो सके इसलिए कि आपने देखा ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं दे रही। तो अब देखना यही कि यहाँ पे कहाँ बेटर सेंस प्रिवेल करती है। देखिए एक पॉइंट सिर्फ जस्ट देखिए, जो नैब का आप अभी ऑर्डिनेंस पढ़े ना जिसके मुताबिक चले, उसमें जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रीएम्प्टिव हैं, वो है कि क्रिएट अवेयरनेस एंड मेक श्योर कि करप्शन ना हो। उसके लिए तैयारी कोई नहीं है। आपको सेमिनार्स करने हैं कि करप्शन से बचने के क्या तरीके हैं। ये तो उस तलाश में रहते हैं टार्च लेके कि जो बंदा देख लो को जरा
और स्पेशली अगर पॉलिटिकल लोगों के माजर के साथ पाकिस्तान में करप्शन ने जितनी जड़ें पकड़ ली हैं, ये सेमिनारों से काम नहीं होगा, ये तगड़ा कोई डंडे वाला आदमी करेगा, अदरवाइज नहीं लगता ये काम हो सकता। देखिए कोशिश ये हो ना, जो तो पकड़े जाए उनको तो सजा दें, लेकिन इससे पहले ये एफर्ट तो होनी चाहिए ना कि आप लोगों को आप देखें ना, ये 1935 का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो मुजरिम है उसको सजा नहीं दी जाती, जिसके साथ ज्यादती होती है उसके ही पकड़ा जाता है, फर्दर उसको ही तंग किया जाता है। तो कानून में तब्दीली कर लें, कोई आइन में तब्दीली कर लें, कोई लीगल चीजें लेके आए, ये बहुत, लेकिन ये बाई पार्टीजान पार्लियामेंट को काम करना है, ये लड़ाइयाँ पार्लियामेंट में ले जाए। खुदा का वास्ता है, अब ये लोग तंग आ गए, इतने दुखी हो गए हैं, मिलके कुछ करें। और बिल्कुल जो अवामी मुफाद है उसमें तो जनरल साहब एटलीस्ट हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करना चाहिए। बहरहाल एक और अहम इशू है ईवीएम। जाहिर है हुकूमत ने बिल तो पास करवा लिया, लेकिन जाहिर है अब कह रही है अपोजिशन के हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। और एहतशाम साहब कैबिनेट ने स्टीयरिंग कमेटी बनाने का भी इस पर फैसला किया है कि 2023 में किस तरह से जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल होगा, इस पर जरा नजरसानी की जाए। तो क्या लगता है सर आपको, ये ईवीएम का मामला अब ईवीएम से ही होंगे या फिर अगर ऑपोजिशन लेकर जाती है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तो फिर नए मसाइल पैदा हो सकते हैं? इस पे तो ईवीएम पे तो हुकूमत ने जहन बना लिया है, कैबिनेट का फैसला आ गया, स्टीयरिंग कमेटी बन गई। और दूसरी तरफ अच्छी बात है, अपना इलेक्शन कमीशन ने भी 2 कमेटियां बना दी हैं कि जी कैसे इलेक्शन होंगे, ये ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का और ईवीएम वोटिंग के हवाले से। अब सवाल इस वक्त ये है कि हुकूमत, तो मेरा सवाल भी है, सोनिया का भी सवाल ले लें कि हुकूमत ने तो फैसला किया है कि जी हमने इलेक्शन इसी पे करवाने हैं। अब पुराने जितने 10 इलेक्शन हुए जनरल साहब सब कंट्रोवर्शियल हैं, किसी ने नहीं माने। अब ये तजर्बा दुनिया ने भी किया है, 23-24 मालिक इस वक्त कर रहे हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान, ये वो। हमारे बार एसोसिएशन के एहतजाज हसन रोज़ कहते हैं फर्स्ट क्लास हुए। कोई और तरीका, या तो आप लोगों की तरफ से कोई नई तजवीज़ नहीं आ रही, ये कहा जाए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी तो सर कंट्रोवर्शियल होता है ना सवाल से। या देखें, ये जो ईवीएम है, डू यू थिंक कि ये जो प्री पोल रिगिंग है या जो बाकी आगे पीछे जिन्होंने बक्से उठाए हैं वो मशीनें उठा के भी आगे पीछे आएंगे, क्या ये ऐसे ख़त्म हो सकता है? देखिए, मॉडर्नाइजेशन को किसी को नो नहीं करनी चाहिए, बट यू हैव टू सी कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस मशीन का इस्तेमाल कितना है। 200 कंट्रीज़ में 9 यूज़ कर रही हैं और 9 ने तकरीबन 6-7 ने छोड़ दिया है, जिसमें एडवांस कंट्रीज़ भी उसमें शामिल थे, कुछ और ट्राई कर रहे हैं। आप इसको करें। दूसरी मैं कहता हूं कि ओके, गो अहेड इफ इट इज अ पॉजिटिव सब, बट प्लीज यू आर नॉट द ओनली स्टेक होल्डर। 10 पार्टियां दूसरी स्टेक होल्डर्स हैं। लॉ या कानून ऐसा बनाए जो इम्प्लीमेंटेबल हो। एक चीज बताएं, ये प्री पोल रिगिंग का आपने जिक्र किया, देखिए हमारे सब हलकों पे बात होती है कि 10 से 15,000 वोट जो हैं, जो पहले से बना के रखे होते हैं, आपके वालिदैन नहीं है, मेरे नहीं है, उनके वोट भी बने हुए हैं, ठीक है ना, वो हमेशा हर सूरत में कास्ट होते हैं। हुकूमत कहती है जी यही 15,000 10,000 वोट है जिनकी वजह से बंदे जीते आ रहे हैं, इसको हमने खत्म करना। इसका कोई आर्गूमेंट नहीं आता आपकी पार्टी की तरफ से, ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से आते हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ओवरऑल, मशीन तो एक चीज है ना, आप ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कमेटीज हैं, वो बैठें, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कैसे क्या प्रॉब्लम होता रहा है, एंड राइज अबव योर पार्टीज एंड सी कि किस तरह इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। सर, ये सिस्टम का बेनिफिशियरी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तब्दीली नहीं चाहती जनरल साहब। आज ये हुकूमत जब ओपोजिशन में जाएगी शायद इसका भी नुक्ता नज़र चेंज हो जाए। अच्छा, दूसरा जो है मसलन ओवरसीज पाकिस्तानीज का मसला है। देखिए, वी रिस्पेक्ट देम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। ओवरसीज पाकिस्तान, हमारी पार्टी ने यह सजेस्ट किया था कि देखिए उनके मसाइल डिफरेंट हैं। उनके मसाइल ये है, पार्टी ने उनको कहा था कि हम वोट का हक देंगे और रिकॉर्ड नहीं देंगे। देखिए, अब आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि उनको सीटें दी जाएं। देखिए, उनके सेकंड थॉट है सर, सुने अब आइए सेकंड थॉट। ओके, सेकंड थॉट है, ये फाइनल थॉट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके मसाइल डिफरेंट है, मसलन ये कि मैंने प्लाट खरीदा तो उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, मसलन ये कि मेरे पीछे बच्चों का स्कूल करना था, आगे को वीजे का प्रॉब्लम है, वहां उनके बहुत से इश्यूज हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के। उनके लिए वहां उनको बताया जाए कि इनको सीट्स दी दें जो पार्टी विन करती है, जैसे टेक्नोक्रेट्स की, विमेन की, इधर उधर उनकी दीजिए और पार्टियां अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको इनकॉर्पोरेट करें। अदरवाइज आप ये देखें कि जितनी रिमिटेंसेज हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक ऑक्सीजन है, लेकिन वो जो पैसा भेजते हैं वो अपने लवाकिन को यहां भेजते हैं ना, और वो जितने लवाकिन इधर हैं वो सारे वोटर्स हैं, यानी उनको तो कोई कदगन नहीं है ना उनके पास। जो लोग बाहर हैं, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन,
उनको तो पता ही नहीं काला शाह काकू किधर है। सर पता है ना साहब, नहीं उनका ताल्लुक बैक होम है, जो आते हैं लोग मिलते हैं जुलते हैं सर, वो ये ना ट्रस्ट में उनको ना कैंडिडेट का पता है ना वहां रहने वाले रिश्तेदार बहन भाई यहाँ रहते हैं सर, वो इलेक्शन जो भाई बाहर है तो 4 यहाँ पे है, जो 4 यहाँ पे हैं उनके वोट यहाँ बने हुए हैं, जो बाहर हैं उनका साहब असल वो लोग कहते हैं कि जो 90 लाख वोट हैं इसमें से 60-70 पीटीआई ले लेगी और वो जीत जाएगी। असल बात ये है, देखिए 90 लाख टोटल स्ट्रेंथ है, उनके अंदर से वोटर तो होंगे 30 लाख होंगे या 25 लाख होंगे, उनमें से भी जो मेजर पोर्शन है 1/3 से ज्यादा वो जीसीसी कंट्रीज और सऊदी अरेबिया में है। तो ये इनकी खुशफहमी है कि जी वो सारे वोट आ जाएंगे तो पड़ जाएंगे। हम ये कहते हैं वोट का उनको हक जरूर मिले, लेकिन ये जो मिजरी यहां लोग सफर कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, भूख, अफलास, पर कैपिटा उनकी गैस का बिल, बिजली, वो तो उनको अवेयर नहीं है कि ये पार्टी कौन सी है और क्या कर रही है। ये तो यहां जो टेकिंग एंड के ऊपर है वो पिसे हुए हैं ना, तो उनको वोट, उनको इसका अदराक नहीं है, इसलिए उनको सीट्स दे देनी चाहिए ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और उनके इश्यूज को हाईलाइट किया जाए। चलिए कुछ और मुल्कों में भी ये है, दोहरी शरीयत रखने वालों को वोट का हक कई जगहों पे और भी है, लेकिन जलसा सवाल ये कि इसको इतना स्ट्रांग पॉइंट बनाने की क्या जरूरत है। आज आपके पाकिस्तान में वोटर सपोर्टर भी हैं, डेफिनेटली बाहर भी होंगे, ये क्यों उनके जहनों में पड़ गया पीपल्स पार्टी पे इमरान को कि जी सारे के सारे इनको वोट देंगे। 1.25 करोड़ वोट उन्होंने लिया है, वो कहते हैं अगर 50 लाख वोट आ गए तो वो डेफिनेट जीतने की पोजीशन में हो जाएंगे। मेरा ख्याल है इस पे बुनियादी बात आपकी ठीक है कि ये कंसेंसस से होना चाहिए, लेकिन सर कंसेंसस इसलिए नहीं हो रहा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को अल्टरनेट प्रपोजल लेके अभी तक नहीं आई। अब देखिए ईवीएम नहीं तो क्या होना चाहिए, आप मुझे बताएं ना साहब, क्या ये कहना कि जी एक बैठ के करें फैसला, बैठ के तो फैसला नहीं होना। ये देखें सारी पार्टियां अपने अपने मफादात को देखती हैं। ईवीएम बिल्कुल मसाइल का हल नहीं है, उससे एक्सपीडाइट हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन अगर आप ये कहें कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जैसे आरटीएस सिस्टम खत्म हो गया इसी तरह इसके अंदर वो हेराफेरी, आपकी बात सही है, 85,000 पोलिंग बूथ होंगे और तकरीबन 2.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। 85,000 पोलिंग बूथ जो हैं वो होंगे तकरीबन 2.5 लाख के करीब। इनमें ये जो कहा जा रहा है कि जी 4 से 5 लाख ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी, कैसे पहुंचाए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल होगा, 150 अरब रुपये की बात हो रही है, कोई 50 अरब की बात कर रहा है, कोई 100 अरब की बात कर रहा है, एडिशनल इन हालात में आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जल साहब एक चीज होनी चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल ये मामला खत्म होना चाहिए। हर हारने वाला जो है ना वो कभी इलेक्शन, आपने इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बताई, आपने इसकी लॉजिस्टिक्स बताई, तो उजलत क्या है? Why do you want कि भाई शायद, और ये भी इनकी गलतफहमी है कि ये 2018 से चल रहा है। आपकी हुकूमत में 2 जगह पे इसको रेप्लिका करते, कोई ट्राई कर लेते, इंतखाब में नहीं किया। अगर नहीं किया तो इनको करना चाहिए। अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं, ये इसको करके देखें। अभी इस इलेक्शन में भी कुछ जगहों के ऊपर कर लें ताकि ये पता चले कि कैसे हो। देखिए मैंने 12 कहा कि स्टेक होल्डर सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, स्टेक होल्डर पूरा पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ ने अगर 1.5 करोड़ वोट लिया है तो 3.5-4 करोड़ अपोजिशन ने वोट लिया है, वो भी नुमाइंदे हैं पब्लिक के, उनका भी राइट है कि वो करें। और आइंदा अगर चीज को सक्सेसफुल करना है तो बुलडोज ना करें। दी वे आपने जॉइंट सेशन चलाया और उसके अंदर कुछ ऐसे हलाल आराम करके चीजों को आगे चलाना, तो आपके साथ हाथ कर दिया बड़ा जबरदस्त। लेकिन जनरल साहब एक बात तो ये भी है ना कि हुकूमत आपको बार बार कहती रही है, प्राइम मिनिस्टर ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि आए हमारे साथ मिलकर बैठिए और कोई बेहतर तजवीज है तो आप लेकर आए, मिल बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं, लेकर आए। नहीं, उसके बाद उन्हें फ्लोर ऑफ द हाउस कहा ना, ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा बट आप लोग नहीं आए तो फिर हुकूमत को मजबूरन ज्वाइंट सेशन में बिल पास करवाने पड़े। आपने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पोजीशन ने कहा था कॉमवेट में ईवीएम को अब नहीं मानते, हम देखेंगे कि आप कैसे लेके जाएंगे। बड़े दावे से कहा गया था यहाँ पे पीडीएम की पार्टियों ने, हम देखते हैं कि ये पार्लियामेंट से कैसे अप्रूव करवाते हैं, उन्होंने करवा दिया। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जनरल साहब बहुत आपके वक्त का, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।